इसको कहते हैं कानून, इसको कहते हैं कानून। और हमारे देश में यह सिस्टम था। आप अहिल्याबाई होलकर के बारे में एक बार पढ़िए। इंदौर की महारानी, उनके बेटे से एक बार गाय की हत्या हो गई, पढ़ा होगा आपने शायद। बेटा जा रहा था रथ से, तेजी से जा रहा होगा, एक बछड़ा उसके आ गया, पहिए के नीचे आ गया रथ में, बछड़ा खत्म हो गया। उन्होंने बोला इस बेटे को फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि गौहत्या पे उन्होंने फांसी का कानून बनाया हुआ था। ये तो बाद में बताते हैं, जब फांसी देने की नौबत आई, अपने डिसीजन से रुकी भी नहीं, तो बाद में वो बछड़े की मां गाय वो आके खड़ी हो गई। और वो जब आके खड़ी हो गई, फिर लोगों ने, उनके जो सभासद, उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है, वो तो गाय आके खड़ी हो गई। तब उनकी अपने बेटे की फांसी की सजा माफ हुई। ये हमारे देश में नियम कानून था। और हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति के लिए, भारत के भविष्य के लिए जितना योगदान किया, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने उतनी ही मक्कारी किया, उतनी ही हरामखोरी किया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वीर सावरकर ने भारत के लिए क्या किया है। कभी सोचा नहीं कि तिलक जी ने क्या किया है, लाला लाजपत राय ने क्या किया है। भाई सीधी सी बात है, किसी भी महापुरुष को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यह होती है कि जो उस महापुरुष ने कहा है, आप उसके सपने को साकार कर दीजिए। महापुरुष की मूर्ति बना के उस पर माला चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो यह है कि महापुरुष ने जो कहा, आप उसकी बात को मानते हुए उसके चिन्हों पे आगे चलिए। और चूंकि भारत में लोकतंत्र है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात। आज वीर सावरकर साहब के, मैं भी उस कक्ष में गया था, लेकिन आज मुझे यहां प्रेरणा मिली है कि जब तक वीर सावरकर का सपना साकार नहीं हो जाएगा, तब तक हम सब लोग न बैठेंगे, न शांत होंगे, और जो कुछ कर सकते हैं, जो तिलक जी का सपना था, जो वीर सावरकर का सपना था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, इस कार्यक्रम की उपयोगिता तभी होगी, जब हम शपथ ले लें कि हाँ भाई, वीर सावरकर चाहते क्या थे, तिलक जी क्या चाहते थे, लाइए उनके हम काम को आगे बढ़ाएं। नहीं तो आना, मिलना, हमारी बात कहना, आपका सुन के जाना, एक तरीके से सब बेकार है। फायदा ये तभी हो। तो इसको क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली सारी समस्याओं का समाधान दो जगह से होना है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अगर स्टेट लेवल की है तो विधानसभा और हाई कोर्ट। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और विधानसभा को एक्टिवेट करने का दो तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। दो तरीका, सड़क और सोशल मीडिया। हम घूमने के लिए छुट्टी करते हैं, बर्थडे के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह में जाने के लिए छुट्टी करते हैं, और बर्थडे में भी विद परिवार विद फैमिली जाते हैं, शादी विवाह में विद फैमिली जाते हैं, घूमने टहलने विद फैमिली जाते हैं। अगर उसी तरीके से महीने में एक बार हम राष्ट्र के लिए छुट्टी लेना शुरू कर दें और सामूहिक रूप से अपने सांसदों के पास और विधायकों के पास जाना शुरू कर दें, अपना कोई व्यक्तिगत, अपनी कोई चर्चा न करें, अपना कोई व्यक्तिगत कार्य न बोलें, केवल देश की बात करें, खतरों की बात करें, क्या क्या खतरे हैं, उनका क्या समाधान है, उसकी चर्चा करें, तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और दूसरा, यहां कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? बहुत बड़ी संख्या में। सोशल मीडिया यूज करने वाले बहुत हैं। ऊपर के यूथ कितना यूज कर रहे हैं भाई? जरा हाथ उठाइए। ऊपर वाले भी सारे यूज कर रहे हैं। आपको एक टेक्नोलॉजी मिली है
उस पर 5000 फ्रेंड बनाने को मिला हुआ है, तो सब लोग 5-5 हजार बना लो। उसमें अपनी कास्ट मत देखो, अपना रीजन मत देखो, अपना रिलीजन मत देखो, सबको बनाओ और समस्याओं के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आप सब लोग ये काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपको 1 साल के अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। और बदलाव हो रहा है। 1500 कानून पहले बदले गए, 3 कानून कल पहले बदले गए, यूसीसी की भी शुरुआत हो चुकी है, ड्राफ्ट भी बन रहा है, ओपिनियन भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बैठना नहीं है, बैठने से बात नहीं बनेगी। आपको लगातार एक्टिवेट रखना पड़ेगा, लगातार समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म की जय चाहते हैं तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। प्राणियों में सद्भावना चाहते हैं तो अधर्म का नाश करना पड़ेगा। विश्व का कल्याण चाहते हैं तो अधर्म का, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधर्म का नाश, यानी अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाना। तो अधर्म के खिलाफ सरकार को भी खड़ा होना चाहिए, समाज को भी खड़ा होना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी खड़ा होना चाहिए, महामंडलेश्वर को भी, धर्मगुरुओं को भी, पादरियों को भी, मौलवियों को भी, सबको खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोग या तो फंडेड हो चुके हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, वो उनके ले दे के कुल मिला के उनको पैसा चाहिए। और ये हर कैटेगरी में है। समाज सेवी, वो समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनको बाहर से पैसा आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो भारत विरोधी काम करेंगे, भारत विरोधी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं तो धर्मगुरु हूँ, मौलवी हूँ, पादरी हूँ, जो भी हूँ, लेकिन उनको बाहर से पैसा आ रहा है तो भारत विरोधी काम करेंगे। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको कोई भारत के विरोध में किसी की आवाज़ सुनाई पड़े तो आप अपने आप को ये क्लियर हो जाना कि ये फ्री में नहीं हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? पैसे के। अगर कोई नेता भारत विरोधी बयान दे, कोई सांसद बोले, विधायक बोले, मंत्री बोले, धर्मगुरु बोले, मौलवी बोले, पादरी बोले, मौलाना बोले, पत्रकार बोले, जो भी बोले, आप ये मान के चलना कि इसको पैसा मिल गया, इसको फंडिंग हो गई है, डायरेक्ट फंडिंग हो गई है, इनडायरेक्ट हो गई है, इसके एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या इसकी बीबी के एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या इसके हस्बैंड के एनजीओ को फंडिंग हो गई है, या हवाला के जरिए आ गया है, या एफसीआरए के जरिए आ गया है, कुछ न कुछ हो गया। बिना पैसे के कोई काम, भारत विरोधी काम नहीं होता, सब पैसे के लिए होता है। कुछ लोगों को खाड़ी देशों से आता है, कुछ लोगों को अरब अमेरिका से आता है, कुछ लोगों को यूरोप से आता है, लेकिन आता सबको है। तो विषय ये था, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। मैं आपसे पूछता हूं, एक परिवार में 5 बेटे हैं, 5 बेटों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, एक समान ट्रीट करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। 5 बहुएं हैं, 5 को एक समान ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए? 10 नाती पोते हैं, 20, उनको एक समान ट्रीट करना चाहिए कि अलग अलग? वो जितने हमारे घर के बच्चे हैं उनको एक जैसे स्कूल में भेजना चाहिए कि अलग अलग? याद रखिए, अगर एक बेटे का 10 बच्चे हैं, 10 की प्राइमरी स्कूलिंग अलग अलग होगी, अलग अलग थॉट प्रोसेस से होगा, उनमें कभी एकता नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती। आपने 4 बच्चे हैं, चारों को अलग अलग ट्रीट किया, वो कभी एक होकर रह ही नहीं सकते। 4 बहुएं हैं, चारों को अलग अलग ट्रीट किया, एक होकर रह ही नहीं सकते। दो बेटा 2 बेटी है, आपने उन चारों में भेदभाव कर दिया, वो भाई बहन कभी प्रेम से रह ही नहीं सकते। ये बड़ा बेसिक सिद्धांत है। अब दूसरा, आपके परिवार में कोई ऐसा है जो परिवार की परंपरा को ही नहीं मानता, परिवार की जो संस्कृति को नहीं मानता, तो क्या करना चाहिए? जोर से बताइए जरा। हाँ, क्या करना चाहिए? बेदखल कर देना चाहिए। इसीलिए इस 1855 के कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने की जरूरत है।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड लागू करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड का मतलब, जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको टर्म्स कंडीशन करनी होती है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मैं इसके लिए एग्री हूं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, आपका खाता खुल जाता है। ऐसे तो होता है। आपको ये सिस्टम लाना पड़ेगा सिटीजनशिप में भी और वोटिंग में भी। और अगर आप लोगों के रिलेटिव कोई अमेरिका में हो या सिंगापुर में हो या कोरिया, जापान हो, आप पता करना कि वहां सिटीजनशिप मिलने में कितनी मुश्किल आती है और कितना टाइम लगता है। अमेरिका में तो ग्रीन कार्ड मिलने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं, और वो भी जब देते हैं सिटीजनशिप, फिर वो भी टर्म्स कंडीशन के साथ। आप अमेरिकन कल्चर मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, और सब पे आप साइन करोगे, हाँ हाँ मैं मानूंगा, तब आपको मिलती है सिटीजनशिप। आपके बच्चे को वोटिंग राइट मिलता है, फिर वो सारी टर्म्स कंडीशन। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश न हमने सिटीजनशिप के लिए ठीक से कानून बनाया, न वोटिंग के लिए कानून बनाया। जो बच्चा यहाँ भारत में पैदा हो रहा है उसको हम सिटीजन मान लेते हैं, और जैसे 18 साल का होता है उसको हम वोटर मान लेते हैं। इन दोनों पे ही नए कानून की जरूरत है। एक इसलिए मैं कह रहा हूं, समान नागरिक संहिता से पहले समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड आप कर दीजिए। भाई जो भारत तेरे टुकड़े करेगा उसकी नागरिकता गई, जो आतंकवाद फैलाएगा नागरिकता गई, जो अलगाववाद करेगा नागरिकता गई, जो धर्मांतरण करेगा नागरिकता गई, जो अवैध घुसपैठ करेगा नागरिकता गई, जो जिहाद करेगा नागरिकता गई, जो हेट क्राइम करेगा नागरिकता गई। अरे कुछ तो बनाइए, कुछ है ही नहीं। गैंगरेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, लाखों का गमन कर रहा है। 70,000 करोड़ का जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया उनकी नागरिकता गई क्या? 1,76,000 करोड़ का जिन्होंने 2G घोटाला किया नागरिकता गई क्या? 1,86,000 करोड़ का जिन्होंने कोयला घोटाला कर दिया नागरिकता गई क्या? तो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं और नागरिकता जा ही नहीं रही है। जबकि घर में 4 बेटे होते हैं, अगर एक बेटा माता पिता की बात नहीं मानता, 2-4 बार समझाते हैं, उसके बाद घर से बेदखल करते कि नहीं करते? घर में करते कि नहीं करते? देखिए, देश तभी अच्छा चलेगा जब परिवार अच्छा चलेगा। जो नियम कानून परिवार पे होते हैं वही आप देश पे लागू कर दीजिए, समस्या ठीक हो जाएगी। जो भारत को न माने, जो वसुधैव कुटुंबकम को न माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे हुए इक्वेलिटी को न माने, जो सभी महिला पुरुष को एक समान न माने, जो लिबर्टी ऑफ थॉट को न माने, जो तर्क वितर्क शास्त्रार्थ को न माने, जो फंडामेंटल राइट को न माने, जो फंडामेंटल ड्यूटी को न माने, उसको भारत की नागरिकता क्यों मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए क्या? नहीं। मेरा आप सबसे आग्रह है, यहां बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, बहुत सारे ऊपर भी बैठे हुए हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल 11 के अनुसार एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए, और ऐसे कानून दुनिया के कई देशों में है, सिंगापुर में है, जापान में है, चीन में है, कोरिया में है, दुनिया के कई देशों में है। वहां पैदा होते ही नागरिकता नहीं मिलती है, बाकायदा टर्म्स कंडीशन के साथ मिलती है। आप ये मानोगे तो आप नागरिक कहलाओगे। जैसे आपने अब ये तोड़ा, आपकी नागरिकता खत्म। ये करना पड़ेगा। दूसरा, इस संविधान में एक आर्टिकल 13 है। मैं उन विषयों पे चर्चा कर रहा हूं जिस पे बहुत चर्चा होती नहीं, इसलिए पहले मैं कह रहा हूं उस विषय को टच कर लेता हूं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद जो नियम कानून, जो रीतियां, जो परंपराएं भेदभाव करने वाली हैं, आज वो स्वतः निरस्त हो गए। अगर जो एडवोकेट मित्र बैठे होंगे उनको आर्टिकल 13 पता है, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो नियम कानून भेदभाव पैदा करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट होंगे, आर्टिकल 15 के अनुसार भेदभाव, सबको एक समान नहीं मानेंगे, भेदभाव करेंगे, महिला पुरुष में भेदभाव करेंगे, पति पत्नी में भेदभाव करेंगे, बेटा बेटी में भेदभाव करेंगे, वो सारे के नियम कानून खत्म हो गए। अगर
इस आर्टिकल 13 को इंप्लीमेंट किया गया होता तो आज भारत में, आज क्या 1950 में ही सारे के सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाता। यानी पारसी मैरिज एक्ट 1950 में खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1950 में खत्म, शरीयत एक्ट 1950 में खत्म। ये तीन के तीनों भेदभाव करते हैं। और अंग्रेजों की चालाकी देखिए, उन्होंने पारसी मैरिज एक्ट बना दिया, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दिया, मुस्लिम्स को अलग करने के लिए शरीयत एक्ट बना दिया, बस केवल हिंदू को छोड़ा, बाकी सबके लिए कानून बना दिया। और हमारे देश के ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं की मक्कारी देखिए, उन अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव करने वाले कानूनों से चिपक के बैठे हुए। वो कह रहे हो चलना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, हम समान हैं, हम नागरिक हैं, हम संविधान से चलेंगे, दूसरी तरफ न प्रियम्बल को मानते हैं, न फंडामेंटल राइट को मानते हैं, न फंडामेंटल ड्यूटी को मानते हैं, न आर्टिकल 13 को मानते हैं जो कहता है भेदभाव करने वाले सारे कानून खत्म। मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? उनको लगता है कि जो जनता है ना, ये बेवकूफ है, हम जो कहेंगे इसी को जनता मानेगी। तो सबने क्या किया, एक एक सेगमेंट है, किसी का ये वाली जाति की सेगमेंट है, किसी कुछ मतलब पर्टिकुलर 2-2 4-4 कास्ट को लोगों ने अपना फॉलोअर बना लिया, उसको उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अच्छा, पहले सोशल मीडिया भी नहीं थी, इतना वो भी नहीं था, इतने सारे चैनल भी नहीं थे, डिबेट भी नहीं होती थी, तो उनको लगता है भाई उनकी झूठ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आज भी उनको लगता है, झूठ बोलते बोलते उनको लगता है कि इतना सब कुछ हो गया, फिर भी उनकी झूठ कायम रहेगी। इसलिए आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मिथ्या बातें करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। बहुत सारे लोग जिनको इसका ABCD भी नहीं पता, वो भी समर्थन कर रहे हैं, और जिनको बहुत सारे लोग जिनका इसका A भी नहीं पता, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे? मोदी जी ने कह दिया एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, तो जो मोदी जी मानने वाले बोले UCC आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मोदी जी ने कह दिया एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, तो जो मोदी विरोधी है नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जस्ट लाइक पॉलिटिकल फुटबॉल। UCC मोदी जी या बीजेपी का इश्यू नहीं है। बीजेपी की स्थापना 1984 में हुई, जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई, मोदी जी खुद 1950 में पैदा हुए, और UCC का बर्थ डेट है 23 नवंबर 1948। UCC का बर्थ डेट क्या है? 23 नवंबर 1948। यानी जब न तो मोदी जी पैदा हुए थे, न जनसंघ पैदा हुआ था, न बीजेपी पैदा हुआ था, कोई और जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी ये भी नहीं पैदा हुए थे। ये तब पैदा हो गया था 23 नवंबर 1948 को। UCC लंबी चर्चा के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, और उस समय तय हुआ कि हमारा देश सब एक देश एक विधान से चलेगा, एक देश एक नागरिक संहिता होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होगा, पति पत्नी में कोई भेदभाव नहीं होगा, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं होगा, और सबके लिए कानून होगा। UCC आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1955 का जो हिंदू कोड बिल है वो महिला पुरुष को एक समान मानता है, बेटा बेटी को एक समान मानता है, पत्नी पत्नी को एक समान मानता है, कोई भेदभाव करता नहीं। जो थोड़ा बहुत उसमें 1-2 सेक्शन थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे के 3-4 जजमेंट दिया और वो पूरा कर दिया। आज की डेट में UCC आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख जो कानून की भाषा में हिंदू कहलाते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। UCC का जो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा।
सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम बेटियों को, उससे कम पारसी बेटियों को, उससे कम क्रिश्चियन बेटियों को, और हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं। पहली बात तो ये पुरुष के लिए तो है ही नहीं, पुरुषों का तो किसी कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा जो होगा वो बेटियों को होगा। मैं डिबेट में था, लगातार डिबेट में रहता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अध्यक्ष अपने आप को बैरिस्टर भी कहते हैं। वो भी डिबेट में थे। अरे भाई कैसे यूसीसी आ सकता है, ये मोदी जी कैसे ला रहे, हमारा आपका कपड़ा अलग अलग है, हमारा पहनावा अलग अलग है, यूसीसी कैसे आ जाएगा। मैंने कहा बैरिस्टर साहब ये कॉमन ड्रेस कोड नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जोर से बोलिए, कॉमन सिविल कोड। अरे क्या बात कर रहे, हमारा आपका भोजन अलग अलग है, हमारा, अरे भाई हमने कहा कॉमन फूड कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कॉमन। 2-4 दिन के बाद उनके एक प्रवक्ता फिर से, वो भी एडवोकेट है, मुंबई में रहते हैं, वो कह रहे अश्विनी जी ये कैसे हो सकता है, मोदी जी कैसे इसको कर सकते हैं, हमारी आपकी प्रेयर अलग है, हमारी आपकी पूजा पद्धति अलग है। मैंने कहा ये कॉमन प्रेयर कोड नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन सिविल कोड। एक और है, हमारी आपकी आइडेंटिटी अलग अलग, देखो आप तिलक रक्षा पहनते हो, मैं टोपी लगाता हूं। मैंने कहा भाई देखो ये कॉमन आइडेंटिटी कोड भी नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन। हमारी आपकी भाषा अलग अलग है, मैं तो मराठी बोल लेता हूं, महाराष्ट्र के रहने वाले, मैं तो मराठी बोलता हूं, आप यूपी के हिंदी बोलते हो। हमने कहा ये कॉमन लैंग्वेज कोड नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन सिविल कोड। अच्छा जी देखो हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, मैं मुस्लिम हूं, आप हिंदू है। हमने कहा कॉमन रिलीजियस कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन। जब सब खत्म हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद डिबेट आई, बोले ट्राइबल्स का क्या होगा, ट्राइबल का कैसे होगा, उनका कस्टम अलग है, उनके कल्चर अलग है। मैंने कहा ये कॉमन कस्टम कोड या कॉमन कल्चर कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन। उससे बचा। HUF का क्या होगा, HUF सुना होगा आप लोगों ने, वैसे उसके पहले नहीं सुना होगा तो इस डिबेट के दौरान जरूर सुना होगा। यहां कितने लोगों का अकाउंट है HUF में, इतनी बड़ी सभा में 2 लोगों का अकाउंट है, बताओ। पहले लोगों को पता ही नहीं था HUF होता क्या है, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप देखिए पुणे में फर्गूसन कॉलेज के इतनी बड़ी गैदरिंग में केवल 2 लोग, अच्छा आपका खाता है क्या HUF का, वो एक आदमी का, धन्य है आप, कम से आपने खाता तो खुलवाया। HUF जानते ही नहीं लोग। HUF टैक्स का इशू है कि टैक्स में बहुत सारे कैटेगरीज को छूट मिलती है, तो एक प्रावधान ये रखा गया कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर वो ज्वाइंटली रहेंगे तो उसमें जो परिवार के मुखिया के नाम अकाउंट होगा तो उसको 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और वो 5 लाख रुपए तक सबको मिलती है, मिडिल क्लास को भी मिलती है, लेबर को भी मिलती है, सबको। भाई आप सबको 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट है कि नहीं है, बस उतना ही उस परिवार में अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया था जब इनकम टैक्स एक्ट बन रहा था कि भाई पहले 4 बेटे हैं, अगर कमा रहे हैं, पिताजी तो घर में हो गए, रिटायर होकर रह रहे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, तो चारों बेटे थोड़ा थोड़ा मान लो 100-100 रुपए पिताजी को देंगे। ऐसे सिस्टम था ना कि 4 बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा पिताजी को दिया करते थे, तो पिताजी अपने खाते में रखेंगे, तो पिताजी को इनकम टैक्स न लगे, इसलिए सिस्टम बना दिया कि जहां ज्वाइंट फैमिली के नाम होगा, पता चला कि एक अकाउंट है उसमें माता पिता हैं, पिता सबसे ऊपर है, 4 बेटे भी हैं, 4 बहुएं भी हैं, तो फिर पिताजी को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये सिस्टम बनाया। आज की डेट में कोई फॉलो हो ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, किसी HUF को यूज ही नहीं करता। HUF का क्या होगा, मैंने कहा भाई देखो HUF तो इनकम टैक्स का इशू है, ये 1 नेशन 1 टैक्स नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, 1 नेशन 1। कुछ लोग, मैं अभी क्वेश्चनर देख रहा था, हमारे पास आप लोगों ने भेजा हुआ है, कह रहे वक्फ क्या इससे वक्फ को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। वक्फ एक्ट अलग इशू है, वो कॉमन सिविल कोड का इशू नहीं है। कुछ लोगों का कहना था धर्मांतरण रुक जाएगा, क्या नहीं,
धर्मांतरण तब रुकेगा जब भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू होगा, जैसे ये अमेरिका में लागू है। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, ये दिख रहा होगा ना आपको। इसमें 123 चैप्टर हैं। उन्होंने क्या किया अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कानून है, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, सोना तस्करी का अलग, धर्मांतरण का अलग, घुसपैठ का अलग, सब अलग अलग कानून है। अमेरिका वालों ने क्या किया, एक टीम बनाई, पूरी दुनिया के सारे भ्रष्टाचार अपराध के कानूनों को देखा, उसको एक कंपाइल किया, उसकी एक टेबल बनाई और टेबल बना के सारे के सारे भ्रष्टाचार अपराध के कानून को एक कानून बना दिया, वन नेशन वन पिनल कोड। ये फेडरल पिनल कोड दिख रहा होगा आपको, ये अमेरिका में ऐसे ही चलता है। तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब अमेरिका की तर्ज पे भारत में भी एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू होगा। शुरुआत हो गई है, 1860 वाला इंडियन पिनल कोड गया, नया बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, आने वाले टाइम में उसमें अमेंड करके और भी चैप्टर जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन धर्मांतरण तभी रुकेगा जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा। वन नेशन वन सिविल कोड से उसका लेना देना नहीं। कुछ लोगों का कहना था घुसपैठ रुक जाएगी, क्या? घुसपैठ तब रुकेगी जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा, जैसे अमेरिका में। कुछ लोगों का कहना था भ्रष्टाचार रुक जाएगा, क्या? भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब वन नेशन वन टैक्स कोड होगा, लेकिन आज का इश्यू नहीं है, इसलिए इसमें मैं नहीं बोलूंगा। कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस कैसे काम करेगी, क्या पूरे देश में हर जगह की पुलिस बुलडोजर लेके घूमना शुरू कर देगी?